बहुत बड़ी खबर है इस समय, जैसा गौरव सावंत हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि 70 के दशक के बाद ये पहला मौका है जब भारत और चीन के बीच इस तरीके की कोई परिस्थिति आई है। बीच में छिटपुट खबरें लगातार आती थी, ट्रूप्स के एक तरफ से दूसरी तरफ चले जाने की, आपस में खींचातानी हो जाने की, थोड़ा तनाव हो जाने की, लेकिन इस बार ये पहला मौका है 70 के दशक के बाद, यानी आप कह सकते हैं कि करीब 50 साल में ये एक पहली स्थिति ऐसी आई है जब भारत और चीन के बीच स्थितियां इतनी तनावपूर्ण हो गई हैं कि वहां पर हिंसात्मक कार्रवाई हुई है और उसमें भारत के एक सीनियर रैंक के अधिकारी, बताया जा रहा है कर्नल स्तर के अधिकारी जो कि इन्फेंट्री को लीड करते हैं, उनकी शहादत हुई है और साथ में 2 सैनिक जवान भी इस पूरे घटनाक्रम के दौरान शहीद हुए हैं। जैसा गौरव सावंत हमारे सहयोगी बता रहे हैं, गालवान वैली में कल रात से ये डीएस्केलेशन प्रोसेस साथ साथ चल रहा है, उसके बावजूद यह परिस्थिति आई और अब जो औपचारिक तौर पर जानकारी भारतीय सेना की तरफ से दी गई है उसके मुताबिक कल रात को यह परिस्थिति हुई है। और क्या क्या जानकारी भारतीय सेना की तरफ से अभी तक दी गई है गौरव? भारतीय पक्ष के 3 लोगों के शहीद होने की खबर आ रही है। चीन को कितना नुकसान हुआ, क्या इस बारे में कोई जानकारी भारत ने दी है या चीन का मीडिया औपचारिक तौर पर कुछ स्वीकृति दे रहा है इस पर? रोहित, चीन का मीडिया तो पूरी तरह से चुप है इस बात पर। अभी बीती रात की एक घटना है। बीती रात को जब दोनों कल शाम को कमांडर्स की बात हुई थी और उसमें यह तय हुआ था कि चीन की सेना गलवान घाटी में पेट्रोल पॉइंट 14, 15 और 17A पर पीछे जाएगी, वास्तविक नियंत्रण रेखा के पीछे। ये कमांडर्स के बीच तय हुआ था, लेकिन कमांडर्स के बीच जो तय होता है उसे इम्प्लीमेंट ग्राउंड ट्रूप्स को करना होता है और भारत के जो सिपाही हैं वो इसी आदेश का पालन कर रहे थे। वो चीन की सेना को वास्तविक नियंत्रण रेखा पे पूरी तरह से पीछे जाने को कह रहे थे। इसी में हाथापाई हुई, इसी के बाद वायलेंट क्लैशेस हुए क्योंकि चीन के सिपाही पीछे हटने से इनकार कर रहे थे और कल आदेश हुआ था कि चीन की सेना को वास्तविक नियंत्रण रेखा के उस पार जाना है गलवान घाटी में, और यहीं से शुरुआत होनी थी, पहले गलवान घाटी और उसके बाद पेंगोंग त्सो। लेकिन चीन के सिपाही पीछे जाने से इनकार कर रहे थे। इसी में वायलेंट क्लैशेस हुए और इसी में आज सुबह यह खबर आई सूत्रों के मुताबिक, जिसकी अब सेना ने औपचारिक पुष्टि कर दी है कि हमारी सेना के एक अधिकारी जो पर्सनली लीड कर रहे थे इस ऑपरेशन को, कमांडिंग ऑफिसर एक इन्फेंट्री बटालियन के, वो और एक और 2 सिपाही वो इसमें शहीद हो गए हैं। कुछ और सिपाहियों के घायल होने की भी खबरें हैं। घायल होने की खबरें दूसरी तरफ से भी है रोहित इस समय, लेकिन इसकी औपचारिक पुष्टि सेना ने अभी नहीं की है। रोहित, गौरव, इस पूरी परिस्थिति में पिछले कई दिन से लगातार दोनों मुल्कों के बीच बातचीत चल रही है। हमने देखा किस तरीके से भारत और चीन के अधिकारियों ने कूटनीतिक स्तर पर, सैन्य स्तर पर बातचीत करके इस मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन कल रात का यह घटनाक्रम क्या इशारा करता है, क्या चाहता है चीन? देखिए, चीन अपना दोमुहापन लगातार इस मुद्दे पर दिखा रहा है। बातचीत में जो चीन के जनरल और हमारे जनरल के बीच बातचीत हुई थी, चीन यही लगातार कह रहा है कि वो बातचीत के जरिए इस समस्या को सुलझाना चाहता है, लेकिन पीछे हटने से इनकार कर रहा है। और यहाँ पर भारत ने यह साफ कर दिया था कि चीन के सिपाहियों को पीछे हटना ही होगा। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बदली परिस्थिति को भारत स्वीकार नहीं करेगा और ऐसी परिस्थिति में यह निर्णय हुआ था कि चीन की सेना गलवान घाटी में जो 3 जगह पर पेट्रोल पॉइंट 14, 15 और 17A, इन 3 जगहों पर जहां चीन की सेना आ गई है, उन तीनों सेनाओं पर चीन की सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा के उस पार जाएगी। वो श्योक नदी और गलवान नदी के मुहाने तक आ गई थी, धीरे धीरे पीछे हट भी रही थी लेकिन पूरी तरह से पीछे नहीं हटी थी। और इस पर कल निर्णय हुआ था कि चीन की सेना पूरी तरह से पीछे जाएगी। जब उसने इनकार किया तो एक वायलेंट सिचुएशन वहां पर डेवलप हुई और उसके बाद ये खबर आई देर रात कि हमारे एक सीनियर अधिकारी और 2 जवान शहीद हुए हैं। रोहित, अभिषेक बल्ला हमारे सहयोगी इस समय आ गए हैं और जानकारी लेकर लगातार अभिषेक रिपोर्ट करते रहे हैं। गालवान घाटी और पेंगोंग त्सो इलाके में जो कुछ चल रहा है, बड़ी गहराई से उन्होंने लोगों के सामने रिपोर्ट्स रखी हैं, देश की जनता के सामने पूरा सच रखा है पिछले कुछ दिनों से। अभिषेक, भारत कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करता, भारत की नीति हमेशा से साफ रही है और ना ही भारत विस्तारवादी नीति लेकर चलने वाला देश है। कल रात गोलीबारी की शुरुआत किधर से हुई?
क्या इस बारे में कुछ खबर मिल पा रही है? देखिए, ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि गोलीबारी हुई। हालांकि सेना ने इसके बारे में ऑफिशियल पुष्टि नहीं की है, लेकिन सेना ने ये जरूर बोला है कि एक झड़प हुई, एक वायलेंट स्कफल हुआ दोनों तरफ से, और इसमें भारतीय सेना के 2 जवान और 1 अफसर की मौत हो गई है। इसके चलते ये जरूर कहा जा सकता है कि जो ये मिलिट्री डायलॉग चल रहा था डीएस्केलेशन के लिए, और ये माना जा रहा था कि दोनों सेनाएं बातचीत के जरिए इस मसले को सुलझा सकेंगी, वो मिलिट्री डायलॉग पूरी तरह से ऐसा लग रहा है फिलहाल तो फेल हो गया है कि नौबत यहां तक आ गई कि फिर से झड़प हुई, जिसमें कि दोनों तरफ के सेना के लोग जख्मी भी हुए, ऐसा भी पता चल रहा है। लेकिन जो ये 3 मौतें हुई हैं भारतीय सेना की, ये बहुत ही दुख की एक बात है, क्योंकि जब भी झड़प होती है एलएसी पे ऐसे मैकेनिज्म्स हैं, ऐसी प्रोटोकॉल है कि वायलेंस को जल्द से जल्द रोकने की प्रतिक्रिया बनी हुई है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि 5 मई को जब पहली बार झड़प हुई थी और तब से टेंशन रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। काफी ऐसे हादसे हुए हैं जहां दोनों तरफ की सेना आमने सामने आई है, पत्थरबाजी हुई है, मारपिटाई हुई है, और कल देर रात ये दुखद घटना भी घटी है, जिसका कि सेना ने ऑफिशियली अब अनाउंसमेंट भी कर दिया है। हालांकि इनकी आइडेंटिटीज नहीं बताई गई हैं, कौन से ये अफसर थे, कौन से जवान थे, लेकिन सूत्रों से ऐसा पता चल रहा है कि कर्नल लेवल के एक सीनियर अधिकारी थे और 2 और जवान थे जो जिनमें इनकी मौत हुई। अभिषेक, क्या इसका मतलब ये समझा जाए जो आपने इशारा दिया कि मिलिट्री स्तर की बातचीत अब पूरी तरह से फेल है, अब कूटनीतिक स्तर पर, विदेश मंत्रालय के स्तर पर या फिर उससे ऊपर भारत को चीन पर दबाव बनाना पड़ेगा इस परिस्थिति को सामान्य करने के लिए? बिल्कुल रोहित, क्योंकि ये जो बातचीत है ये अब पिछले 1 महीने से चल रही है। 6 जून को कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई थी, यानी कि सेना के स्तर पर ये सबसे हाईएस्ट लेवल था जब ये डायलॉग हुआ था, बातचीत हुई थी। उस बातचीत में एक रोड मैप क्रिएट किया गया था कि कैसे डीएस्केलेशन किया जाए। उसके बाद से मेजर जनरल लेवल पर बातचीत हो चुकी है। हालांकि कल शाम तक ब्रिगेडियर और कर्नल लेवल की बातचीत हो रही थी इन्हीं इलाकों में, गलवान के PP-14, PP-15, PP-17A की कैसे यहाँ पे शांति बनाई रखे दोनों सेना, और ये देखा जा रहा था कैसे पीछे हट सके, डिसएंगेजमेंट पूरी तरह से हो जाए। आपकी हालांकि थोड़ा सा डिसएंगेजमेंट जरूर हुआ था, लेकिन जो आर्टिलरी गन्स थी, जो टैंक्स थे, जो काफी आगे फॉरवर्ड एरियाज में लाए गए थे, उनको अभी तक सेनाओं ने पीछे नहीं हटाया था। दोनों तरफ से आमना सामना अभी भी हो रहा था। इसके चलते ये कल की घटना हुई जिसमें फिर से हिंसा हुई, जिसके कारण कि ये मौत हुई है 3 लोगों की। और जाहिर सी बात है कि कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा झटका है बातचीत जो चल रही थी, जो डायलॉग। अभिषेक, संपर्क कट रहा, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे, वापस आते हैं। अभिषेक भल्ला हमारे सहयोगी जो लगातार पिछले 1.5 महीने से पूरे घटनाक्रम पर जानकारी दे रहे थे, वो बता रहे हैं कि ये बड़ा झटका इस समय बातचीत की प्रक्रिया को, जो कि भारत और चीन की सैनिक स्तर पर बातचीत चल रही थी, जिसमें मेजर जनरल स्तर तक बातचीत हुई थी और लगातार बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही थी भारतीय सेना भी और चीन की सेना भी। और यह माना जा रहा था कि पिछले कुछ दिनों में डीएस्केलेशन होना शुरू हो गया है। कुछ हद तक चीन की सेना पीछे हटी थी और कुछ हद तक चीन की सेना को भी और पीछे हटना था, लेकिन कल रात को हिंसक झड़प हुई है जिसमें भारत में एक अधिकारी की शहादत हुई है और 2 जवानों की शहादत हुई है। इसकी औपचारिक तौर पर पुष्टि भारतीय सेना की तरफ से कर दी गई है। अब से कुछ मिनट पहले भारतीय सेना ने औपचारिक तौर पर इस बारे में जानकारी दी है कि कमांडिंग अफसर स्तर के अधिकारी जो कि इस पूरे प्रक्रिया को लीड कर रहे थे कल रात को, हिंसक झड़प में उनकी शहादत हुई है और साथ ही 2 सैनिक जवान भी कल रात के घटनाक्रम में शहीद हो गए हैं। बड़ा चिंता का विषय इस समय दोनों देशों के लिए और पूरी दुनिया के लिए हो सकता है, क्योंकि 70 के दशक के बाद मानकर चलिए कि लगभग 45 से 50 साल में यह पहला मौका होगा जब भारत और चीन के बीच इस तरीके की हिंसक परिस्थिति
एलएसी पर पैदा हुई है। तनाव बेशक लगातार रहा है दोनों मुल्कों के बीच में, लगातार सैनिकों के बीच छुटपुट झड़पें होती रही हैं, एक दूसरे के सैनिकों को खदेड़े जाने की घटनाएं वहां पर होती रही हैं, सैनिक आपस में एक दूसरे से उलझते रहे हैं ट्रूप्स। लेकिन यह पहला मौका इस तरीके का पिछले करीब 50 साल में जब भारत ने एक बड़े अधिकारी को और साथ में 2 जवानों को खोया है एलएसी पर, इस तनाव की वजह से, वो भी तब जब सैनिक स्तर की बातचीत लगातार चल रही थी और माना जा रहा था कि कुछ समय में इस परिस्थिति को सुलझाने में दोनों मुल्क कामयाब हो जाएंगे और भारत कामयाब हो जाएगा इस बात में कि चीन को वापस उसकी पोजीशन तक कर दिया जाए जहां वो अप्रैल से पहले हुआ करता था। एक तरफ पूरी दुनिया में चीन को लेकर एक नकारात्मक परिस्थिति बनी हुई है। वुहान से माना जाता है जो वायरस लीक हुआ उसने पूरी दुनिया में कहर बरपा रखा है और इसी को लेकर सवाल उठे कि क्या वुहान के वायरस से ध्यान हटाने के लिए चीन ने जानबूझकर एलएसी पर इस तरीके की परिस्थिति पैदा की ताकि दुनिया का ध्यान उससे हट सके। मेरी सहयोगी श्वेता सिंह इस समय हमारे साथ लाइव आ चुकी हैं और जानकारी लेकर। श्वेता, माना जा रहा है पिछले 50 साल में यह पहला ऐसा मौका जब भारत और चीन के बीच परिस्थितियां इस खतरनाक मोड़ तक पहुंची हैं, कैसे देखती हैं आप इसको? रोहित, ये शुरुआत की है चीन ने, लेकिन इसका जवाब हिंदुस्तान किस तरीके से देगा वो देखना होगा, क्योंकि अभी तक अगर हम 2 देश इस बात पे फख्र करते थे कि ये एक ऐसी सीमा है जहां पर एक बहुत लंबी सीमा विवाद है, लेकिन फिर भी एक भी गोली नहीं चली है, क्योंकि 1993 में इस तरह का एक समझौता दोनों देशों के बीच हो गया था। वाकई आज चीन को इसका जवाब देना ही होगा कि क्या हुआ, क्यों हुआ ऐसा कि सीमा पर उसके सैनिक खुद को नियंत्रण में नहीं रख पाए, और उसमें भी सीमा के उस हिस्से की बात हम रोहित कर रहे हैं जहां पर जो बातचीत है वो फल दे रही थी और वहां पर डीएस्केलेशन, डिसएंगेजमेंट हो रहा था दोनों सेनाओं का। भारतीय सेना ने इस शब्द का इस्तेमाल किया कि हम पीछे नहीं हटा रहे हैं, हम डिसएंगेज कर रहे हैं ताकि थोड़ी सी प्रतिष्ठा, थोड़ा सा मान बचा रहे चीन का। लेकिन अगर चीन इसी तरीके से चीजें करना चाहता है कि जो वहां पर जिस तरह का टकराव हुआ उसमें हमने अपने जवान खो दिए, अपने अफसर को खो दिया, तो इन चीजों को अब सामने आना होगा कि एलएसी पर जो बातचीत भारत की पहल पर चल रही है उसमें चीन चाहता क्या है, क्योंकि शुरुआत से उसकी जो मंशा रही है उस पर आशंकाएं उठाई गई हैं कि इस तरह की हरकतें क्या कोई युद्ध के लिए करता है। अब अगर आपने एक ऐसी सीमा पर जहां पर बात सुलझ चुकी है, जहां पर आपको मालूम है कि स्टेटस को किस तरीके से मेंटेन करना है, वहां पर सैनिक चीन के उस तरफ से इस तरह से टकराव के लिए सामने आते हैं, तो वाकई ये सिर्फ 3 शहादत का मामला नहीं है। ये सवाल है कि चीन क्या वाकई वो परिपक्व देश था जिसकी हम बात कर रहे थे। भारत अगर अपनी तरफ से बातचीत के जरिए, हमने यहां तक किया रोहित कि सामने से आपने मेजर जनरल को भेजा तो हमने फिर भी लेफ्टिनेंट जनरल को वहां पर भेजा, बातचीत से सुलझना था मामले को, लेकिन चीन नहीं सुधरा। हमने डिविजनल कमांडर स्तर की बातचीत की है, ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत की है, सीओ स्तर की बातचीत चल रही थी, और गलवान घाटी तो वो हिस्सा जहां पर बात बन गई थी। पैंगोंग त्सो पर मेन टेंशन है इस समय में, जहां पर चीन का दावा अधिक रहता है। लेकिन अगर इस इलाके में ऐसा हुआ है तो अब सरकार, अभी तो सेना की तरफ से बताया गया है कि बीती रात क्या हुआ है वहां पर, अभी भी बहुत खुलकर हम कहें रोहित तो ये चीज सामने नहीं है, क्योंकि गोली नहीं, चूंकि वहां पर उस सीमा पर चलती है तो अलग तरह के हथियारों का इस्तेमाल चीन की तरफ से किया जाता है। भारतीय फौज तो क्या करती है, या आईटीबीपी भी जब वहां पर रहती है तो शारीरिक तौर पर अब पुश करके उन्हें पीछे करते हैं उनकी सीमा की तरफ। लेकिन चीन की तरफ से वो कांटेदार तारों को लाठियों में लपेट के, डंडों में लपेट के उसका इस्तेमाल किया जाता है, और वो आप गलत तरीके से हिट करते हैं तो बहुत बुरी चोट और बहुत बुरी इंजरीज होती हैं जो जिंदगी भर के लिए आपको क्रिपल कर देती हैं। लेकिन अभी गोली चली या उस हाथापाई में जान गई, ये चीज पहले देखना होगा, और बातचीत अब किस दिशा में जानी है ये भी बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने उठ खड़ा हुआ है रोहित। बिल्कुल श्वेता, और इस समय राजनीतिक बयान इस पर आने शुरू हो गए हैं, खास तौर पर अखिलेश यादव का ट्वीट है अभी अभी श्वेता, जो ये कह रहे हैं कि गलवान वैली लद्दाख से चीनी मुठभेड़ में हमारे कमांडिंग अफसर और 2 सैनिकों की शहादत का समाचार मिला है। भावपूर्ण नमन। सरकार से इन हालात में भारत चीन सीमा पर वास्तविक स्थिति के स्पष्टीकरण की अपेक्षा है। लगातार विपक्ष की तरफ से श्वेता ये कहा जाता रहा कि सरकार पारदर्शिता नहीं बरत रही है, एलएसी पर जो कुछ हो रहा है सरकार वो सब कुछ सामने नहीं रख रही है। अब जब सेना की तरफ से ये एक जानकारी दी गई है, क्या आपको लगता है सरकार की तरफ से औपचारिक स्पष्टीकरण इस मामले में आएगा?
आपने रक्षा मंत्री से बात की थी, उनसे सवाल पूछा था, तो उन्होंने कुछ चीजें रखी थी, लेकिन उनको विपक्ष ने बातों को औपचारिक स्पष्टीकरण माना नहीं था सरकार का। नहीं, औपचारिक स्पष्टीकरण से आगे अब सरकार को यह भी बताना पड़ेगा कि अब हमारा स्टैंड क्या है। अगर चीन इस तरह की हाथापाई कर रहा है जो जानलेवा है, अभी हाथापाई ही की श्रेणी में अगर उसे रखा जाए, तो चीन अगर इस तरह की चीज कर रहा है, अगर पाकिस्तान के साथ सरहद पर इस तरह की कोई चीज हुई होती रोहित, हम सीधे आज युद्ध की रट लगा रहे होते। लेकिन चीन के साथ क्या होगा, अभी तक जो स्पष्टीकरण की बात चल रही थी अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, उसमें एक बहुत बड़ा सवाल था कि चीनी सेना कहां तक आई है। उसमें कुछ खबरें ऐसी भी आती थी कि भारतीय सेना की पोजीशन इस समय क्या है, चीन क्या वाकई हमारी सीमा में घुस चुका है, कितना पीछे उसे करना पड़ेगा। लेकिन अब तो स्पष्टीकरण से एक कदम आगे हम हैं, अब जाने गई हैं, हमारे जवानों ने, हमारे अफसर ने बलिदान दिया है अपना। अब जाहिर है कि मामला सिर्फ स्पष्टीकरण तक नहीं है, बल्कि ऑफिशियल स्टैंड, भारत क्या स्टैंड लेगा। अब अगर चीन युद्ध पर आमादा है तो आज की परिस्थिति में हम क्या करना चाहते हैं, किस तरीके से इस मामले को अब आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि जहां तक बातचीत का सवाल है तो बातचीत तो चल रही है, पाकिस्तान के साथ हमारी कभी बातचीत नहीं होती है। हमने ये स्पष्ट तौर पर तय किया हुआ है कि पाकिस्तान जब तक आतंक पर विराम नहीं लगाएगा तब तक हम उससे बातचीत नहीं करेंगे। इसीलिए वहां पर जो भी होता है वो एक्शन के रूप में ही होता है। पर चीन से हमारे रिश्ते बहुत अलग हैं, बहुत परिपक्व माने जाते हैं। इसीलिए अब अगर चीन ने ऐसा किया है तो अब क्या, चीन जाहिर है अपनी तरफ से अभी न तो इस बात को स्वीकारेगा, अभी तो सन्नाटा है पूरी तरीके से, उनके आधिकारिक सर्कल्स में पूरी तरीके से सन्नाटा है। उनके ग्लोबल टाइम्स जो हर बात पर कोई ना कोई एजेंडा अपना थोपने की कोशिश करता है, वो कुछ नहीं कह रहा है इस पर। चीन अपनी तरफ से यही चाहेगा कि वो चाहे कि एक इंक्वायरी हो और पता किया जाए और उसके बाद वो कहे कि आपने उकसाया, लेकिन जाने गई हैं, इनको इस तरीके से नहीं छोड़ा जा सकता है। भारत सरकार को सामने आकर इस मामले में जल्दी से जल्दी स्टैंड क्लियर करना होगा सरकार का, कि हम क्या समझें इस समय, क्या समझे कि हमारी उत्तरी सरहद पर जो चल रहा है वहां पर भारतीय जानें महफूज हैं या नहीं है। सरकार ने कल ये कह दिया था, जो सूत्रों से निकलकर खबर आई थी सेना में, सरकार ने ये कहा था कि एलएसी पर हमारी बातचीत चल रही है, लेकिन आपके हाथ नहीं बंधे हैं, आपके सामने जो होता है आप उसका माकूल जवाब देंगे। ये इस तरह की चीजें सामने आई थी। अब जब आज की सुबह, हालांकि शुरुआत में खबरें आना शुरू हुई, अपुष्ट था, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे जब पता चला तो मुझे लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जान चली जाए वहां पर। लेकिन आधिकारिक पुष्टि के साथ ही उस पर विराम लगा, जो अब से कुछ देर पहले आई, कि हाँ, बीती रात हमने 1 अफसर और 2 जवान चीन की सीमा पर अपने गंवाए हैं। तो अब जाहिर है हर एक के मन में, चाहे वो राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हो या न जुड़ा हो, सबके मन में आएगा कि भारत अब क्या करेगा और क्या करना चाहता है। श्वेता, बिल्कुल आप रहिए हमारे साथ। सैनिक स्तर की बातचीत जब एक तरफ चीन के साथ चल रही थी, उसके बीच ये हिंसक झड़प, और इस हिंसक झड़प में भारत ने अपने 3 लोग गंवाए हैं, जिसमें एक कमांडिंग अफसर स्तर के अधिकारी शहीद हुए हैं कल रात को, और 2 सैनिक जवान कल रात को चीन के साथ इस हिंसक झड़प में शहीद हो गए हैं। अब इंतजार भारत की तरफ से प्रतिक्रिया का। अभी तक सेना ने भारत की ये जानकारी दी है औपचारिक तौर पर, लेकिन क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि भारत और चीन के बीच जो बातचीत चल रही थी अभी तक पिछले 1.5 महीने से, वो पूरी तरह से फेल हो गई है? गीता मोहन मेरी सहयोगी इस समय हमारे साथ लाइव आ चुके हैं। विदेश मंत्रालय के सूत्र इस समय क्या बता रहे हैं? गीता मोहन, अब चीजें किस दिशा में आगे बढ़ेंगी, गीता मोहन से ये पूछेंगे। लेकिन विपक्ष की तरफ से भी लगातार सरकार से अब सवाल पूछा जाने लगा है कि सरकार को औपचारिक तौर पर यह स्थिति साफ करनी चाहिए कि भारत और चीन के बीच आखिरकार ऐसी नौबत क्यों आई कि भारत को अपने 3 लोग कल रात को गंवाने पड़े हैं। क्या ये एक बार फिर चीन की तरफ से धोखा नहीं कहा जाएगा, जब बातचीत चल रही है, जब डीएस्केलेशन का प्रोसेस चल रहा है, और उसके बीच फिर चीन की तरफ से कुछ इस तरीके की वारदात होती है जिसमें भारत को अपने 3 लोग गंवाने पड़ते हैं। पिछले 5 दशक में यह पहला ऐसा बड़ा मौका है जब भारत और चीन के बीच तनाव इस हद तक बढ़ गया है कि भारत को अपने 3 लोग गंवाने पड़े हैं, 3 लोग शहीद हुए हैं एलएसी पर।
कल रात गलवान घाटी के इलाके में यह वारदात हुई है। अभी तक इसे हिंसक झड़प का नाम दिया जा रहा है। श्वेता सिंह मेरी सहयोगी लगातार जानकारी दे रही, गौरव सावंत हमारे सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे हैं, अभिषेक भल्ला भी इस खबर पर नजर बनाए हैं और गीता मोहन हमारी सहयोगी अभी आ जाएंगे हमारे साथ। वो विदेश मंत्रालय की परिस्थिति, वहां का अपडेट बताएंगे कि विदेश मंत्रालय के स्तर पर भारत और चीन के बीच किस तरीके से इस मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, इसे सुलझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन श्वेता, एक तरफ खबरें आ रही थी कि डी-एस्केलेशन हो रहा है, सेनाएं पीछे हट रही हैं, चीन की सेना को भारत ने काफी हद तक मजबूर कर दिया है कि वो अपनी जगह की तरफ वापस लौटने लगे धीरे धीरे करके। एक तरफ खबर यह आ रही थी कि भारत वहां पर ब्रह्मोस की तैनाती का पूरा प्लान कर चुका है, सारी परिस्थितियों को जांच लिया गया है। इसके बीच चीन की तरफ से इस तरीके की हरकत, क्या यह भारत के लिए एक बड़ा झटका कहा जा सकता है? आपको लगता है यह धोखा जो चीन ने दिया? ये बहुत पेचीदा है रोहित, वाकई, क्योंकि जहां पर आप खुलकर पाकिस्तान के साथ, जैसा हम चर्चा कर रहे हैं कि उसके साथ आप खुलकर रिएक्ट करते हैं, खुलकर एक्ट करते हैं, पर चीन के साथ कई चीजें ऐसी होती हैं जो एक फौजी के दिमाग में भी, एक सैनिक के दिमाग में भी चलती रहती हैं, क्योंकि उसे मालूम होता है कि वो एक कूटनीतिक बंधन से भी बंधा हुआ है। वहां पर आप गोली नहीं चला सकते हैं, यानी कि आपने बोफोर्स की तैनाती तो वहां पर की है, आपने इतने दिनों में वहां पर पिछले 1 साल में सैन्य अभ्यास भी किया, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स आपके अरुणाचल प्रदेश तक जाकर तैनात किए गए, लेकिन आपको फिर भी मालूम है कि आपकी सैन्य क्षमता, आपकी सैन्य शक्ति जितनी भी होती है, उसके बावजूद आप उस तरीके से जवाब नहीं दे सकते हैं चीन का। इस सेक्टर में खासकर जब से ये जो उलझना शुरू हुई चीन की सेना, तब से और ज्यादा सबके दिमाग में यह सवाल चलने लगा कि किस तरीके से इसे हैंडल किया जाएगा, क्योंकि अचानक 3 सेक्टर्स में उनकी सेना कोशिश कर रही थी कि वो आगे तक आकर और अपने पांव जमाए वहां पर। शुरुआत सिक्किम से हुई थी, लद्दाख तो बाद में चीन ने एक्टिवेट किया, शुरुआत उसने सिक्किम में झड़प से की और उसके बाद जाकर लद्दाख में उसका फोकस साफ तौर पर आ गया। भारत ने जिस तरह का जवाब दिया है, ऐसा मुझे सिर्फ 1986-87 याद आता है, क्योंकि डोकलम एक इलाके में भारतीय सेना खड़ी रही, सामने चीन की सेना खड़ी रही, लेकिन इससे पहले कि इस तरीके से आपने तैनाती कर दी है पूरी आर्टिलरी की, वहां पर आपने जितने सामने सैनिक चीन के रखे, उतने ही सैनिक अपने यहां पर लगा दिए पूरे सेक्टर में, आपने मैच किया चीन को। तो ऐसा नहीं है कि कोई गलती हो रही थी रोहित, गलती कोई नहीं हो रही थी, लेकिन अब जो हुआ है उसमें मैं उम्मीद करती हूं कि राजनीति उस पर उतनी हावी न हो, क्योंकि अभी सैनिकों के मन में, उनके दिमाग पर वैसे ही बहुत तरह का दबाव है कि किस तरीके से इस मामले को सुलझाना है। आप आज की तारीख में क्या सीधे बिना सोचे समझे युद्ध के लिए आगे बढ़ सकते हैं? नहीं। भारत के जो सैनिक हैं जितने अनुशासित हैं, चीन के मुमकिन है उतने नहीं है, या फिर उनकी समझ थोड़ी कमजोर है, जिस वजह से हमें 3-3 भाषाओं में लिख कर लगाना पड़ता है अपनी बोर्ड्स पर कि ये भारत की सीमा है, आप पीछे चले जाएं। उसके बावजूद चीनी जो हैं वो जिद करते हैं और आगे की तरफ आने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण वो वायरल वीडियोस वगैरह आपने भी देखे होंगे कि किस तरह से हमारे जवान उन्हें फिजिकली पुश करके भेज के आते हैं। वहां पर हम फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल नहीं देखते हैं, वो चीन की तरफ से शुरुआत होती है कि मारपीट कर लो, हाथापाई कर लो। वो शारीरिक तौर पर अगर कमजोर साबित होते हैं तो उसके बाद वो किसी तरह का हथियार ले आते हैं जिनमें बारूद तो नहीं होता है, गोली तो नहीं चलती है उनमें से, लेकिन प्रहार उतना ही होता है। तो अब ये जो स्थिति हुई है, ये वाकई इतना आसान भी नहीं होगा सरकार के लिए समय सोचना कि वो क्या करें। अगर सीधे तौर पर कोई जवाब सोचे तो होगा कि अरे आप 3 मार रहे हैं, हम भी आपके फौजियों को मारेंगे, पर उसका सीधा मतलब हो जाएगा युद्ध। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या चीन यही चाहता था? क्या चीन अब वो अपना रुख करता है? क्योंकि अब देखिए बैक चैनल्स में बातचीत तो शुरू हो गई है, सरकार की सीधी बातचीत शुरू हो गई है चीन से। ये चीजें अभी निकलकर सामने नहीं आएंगी क्योंकि इसको बहुत संवेदनशील तरीके से ट्रीट करना होगा, लेकिन देश के लिए इतना मथने वाला ये समय आ जाता है जब हम अपने फौजियों को गंवाते हैं और उस समय यह समझ ना आना कि हम जवाब कब देंगे और जवाब कैसे देंगे, ये बहुत ही डेलिकेटली हैंडल करने वाला इशू है। लेकिन भारत, अगर हम इतने दिन से कहते आए हैं कि भारत कमजोर नहीं है, भारत की फौज चीन की फौज से इस सेक्टर में कम से कम कहीं ज्यादा ताकतवर है, तो फिर हम क्यों कबूल कर लें बड़ी उन फौजियों की शहादत की तरफ से इस समय आ गई है। रॉयटर्स के हवाले से, अंतरराष्ट्रीय एजेंसी के हवाले से चीनी विदेश मंत्रालय की पहली प्रतिक्रिया इसे हम कह सकते हैं, जब उनसे सवाल पूछा गया कि भारतीय सेना ने अपने जवानों और अफसर के शहीद होने की बात कही है, तो चीन की तरफ से यह कहा गया है
कि भारत इस मामले में कोई एक तरफा कार्रवाई न करे जिससे कि परिस्थिति वहां पर और बिगड़े। ये चीन की तरफ से श्वेता पहली प्रतिक्रिया इस समय औपचारिक तौर पर कही जा सकती है, जो कि रॉयटर्स के हवाले से आ रही है, अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के हवाले से आ रही है। चीनी मीडिया ने अभी तक इस बारे में कोई औपचारिक तौर पर बात नहीं कही है, लेकिन रॉयटर्स के हवाले से जो जानकारी है उसके मुताबिक चीन ने भारत से एक तरफा कार्रवाई नहीं करने या फिर मौजूदा संकट को बढ़ाने वाली कोई कार्रवाई नहीं करने की बात कही है। श्वेता, इसका क्या मतलब समझा जाए? चीन का यह कहना, एक तरफ जब हम ये कह रहे हैं, भारतीय सेना साफ तौर पर यह कह रही है कि चीन की वजह से, उनकी हरकत की वजह से, बातचीत के बीच उनके इस धोखे की वजह से भारत के 3 लोग शहीद हुए हैं। चीन ये कहता है आप एक तरफा कार्रवाई ना करें जवाब में, ताकि जिससे परिस्थितियां और गंभीर ना हो। इसका रोहित, चीन भी ये पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से समझता है कि युद्ध के लिए उसके भी हालात इस समय हैं नहीं, और वो ये भी जानता है कि पूरी दुनिया में जिस तरीके से, जिस नजर से उसे देखा जा रहा है। रोहित, चूंकि हम जैसा बार बार बताते हैं अपने दर्शकों को कि इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गोली नहीं चलने का समझौता है दोनों देशों के बीच। इसका सीधा मतलब ये हो जाता है कि आप किसी भी टकराव की स्थिति में जीतेंगे तभी जब जितने सैनिक सामने लग रहे हैं ठीक उतने ही सैनिक या उससे अधिक आप अपने उस सेक्टर में लगाते हैं। अगर आप दिखाना चाहते हैं कि हम एस्केलेट कर रहे हैं मामले को, तो आप उनसे अधिक सैनिक लगाते हैं, वरना बराबरी की कोशिश करते हैं। चीन को मालूम है कि हमारे सैनिक वहां पर उसी तादाद में मौजूद हैं जितने उसके सैनिक वहां पर मौजूद हैं। चीन को यह भी मालूम है, उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। उन्हें मालूम है कि हमने कौन कौन सी तोपें, आर्टिलरी की कौन कौन से हथियार वहां पर लगा रखे हैं और सीमा की कितनी लंबाई में लगा रखे हैं। अब जाहिर है उसे यह भी मालूम है कि अगर भारतीय सेना ने इस समय अपनी तरफ से कोई कार्रवाई कर दी तो अव्वल ये युद्ध की शुरुआत हो जाएगी, और दूसरा ये कि चीन उसे संभाल नहीं पाएगा। आप बिना हथियारों के आके आपने चुपके से, धोखाधड़ी से, धोखेबाजी से इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया है, लेकिन अगर भारतीय सेना अपनी पूरी ताकत से आगे चली गई तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। चीन के अपने जनरल कह चुके हैं रिटायर करते करते, अभी 2 साल पहले की बात है, कि चीन में मुझे एक ही चीज का अफसोस रह गया कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा। वियतनाम जैसे देश से आप हार जाते हैं और तब आप भारत को 62 की याद दिलाते हैं। चीन को मालूम है 62 नहीं है, ये 2020 है। चीन को मालूम है डोकलम में क्या हुआ, चीन को मालूम है 1986 में क्या हुआ। इसीलिए वो इस समय घबरा भी रहा होगा। और रोहित, मैं ये भी बताऊं कि भारतीय सेना के सिपाही बहुत अनुशासित होते हैं, जो ऑर्डर्स आते हैं उस हिसाब से एक्ट करते हैं, लेकिन चीन में ऐसी चीज नहीं रहती है। चीन में एक में फितरत में आपको यह दिख जाएगा। इसीलिए कई दफा ऐसा होता है कि वहां की सरकार ने कहा हो न कहा हो, चूंकि सरकार हेड करती है, एक पॉलिटिकल पार्टी, इकलौती सेना जिसको एक पॉलिटिकल पार्टी हेड कर रही है, वो कहें न कहें वो अपनी तरफ से ऐसी कार्रवाई कर चुके होते हैं, लेकिन अब करने के बाद क्या अंजाम भुगतने के लिए तैयार है, इसलिए इस तरह के बयान आएंगे। लेकिन अभी इसमें बहुत गहरा उतरना पड़ेगा। रोहित, बिल्कुल, जो खबर आ रही है उसके मुताबिक करीब 2 बजे के आसपास भारतीय सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है इस बारे में, और औपचारिक जानकारी इस बारे में और ज्यादा भारतीय सेना की तरफ से दी जा सकती है। श्वेता, आप रहिएगा हमारे साथ। राहुल कंवल हमारे सहयोगी इस समय आ गए हैं हमारे साथ, कुछ ग्राफिक्स के जरिए, कुछ मैप्स के जरिए, नक्शों के जरिए। राहुल कंवल हमारे दर्शकों को यह समझाने की कोशिश करेंगे कि असल में कल रात को जो घटनाक्रम हुआ वो किस इलाके में हुआ, वहां की मौजूदा परिस्थिति क्या है और पिछले 1.5 महीने से चल क्या रहा है एलएसी पर। राहुल कंवल, बताइए। बहुत हफ्तों से हमारे तमाम आज तक पर दर्शक ये सुन रहे हैं कि गलवान घाटी में इस वक्त भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। कल रात को दोनों के बीच में हिंसा हुई और पिछले करीब 50 साल में पहली दफा वहां पर एक सेनानी की मौत भी हुई, एक अफसर और 2 हमारे जो जवान हैं उनकी मौत हुई। आइए हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि दरअसल इस वक्त चल क्या रहा है। ये ओवरऑल मैप है जम्मू और कश्मीर का। ये जम्मू और कश्मीर का इलाका है, यहाँ पर जम्मू और ऊपर कश्मीर घाटी। ये जो काली लकीर आप देख रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल है, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच की इस वक्त की बाउंड्री है। इस तरफ पर भारत की सेना है, वहां पर पाकिस्तान की सेना। यह है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का इलाका। इस वक्त जो एक्शन हो रहा है वो कुल मिला के लद्दाख के इलाके में हो रहा है, जो कि अब भारत ने एक यूनियन टेरिटरी बना दी है। यह है अक्साई चीन का इलाका, हिंदुस्तान की सरजमीन जिस पर इस वक्त चीन का अवैध कब्जा है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बहुत नजदीक है गलवान फेस ऑफ पॉइंट, जहां पर मैं आपको अभी लेके चलने वाला हूं। आइए अब हम अपने अगले मैप पर आते हैं।
तो ये है लेह, जो कि लद्दाख की राजधानी है। ये वहाँ की, अगर आपने फिल्में देखी हो बॉलीवुड की कई सारी, या कभी आप सैर सपाटे पे लद्दाख गए हो, तो आपने हेमिस मॉनेस्ट्री देखी होगी। तो वहाँ से होते हुए यहाँ पर शुरू होती है दारबुक से दौलत बेग ओल्डी की सड़क। 323 किलोमीटर लंबी ये सड़क है, करीब पिछले 15 साल से बन रही थी। और इसी सड़क को लेकर कहा जाता है कि चीनी फौज और चीनी सरकार बहुत परेशान है, इस वजह से क्योंकि दौलत बेग ओल्डी सब सेक्टर नॉर्थ में पड़ता है। स्ट्रेटेजिकली ये बहुत ही एक अहम हिस्सा है भारत का, और यहाँ तक इस वक्त कोई सड़क नहीं थी। तो आप सोचिए वहाँ पहुँचने में कई दिनों तक वॉकिंग करके, ट्रेकिंग करके भारत की आर्मी को जाना पड़ता था। अब चूंकि हमने ये सड़क बना दी है, जो कि पिछले साल इनॉग्रेट हुई थी, कंप्लीट हुई थी, इस वजह से हम काफ़ी हद तक अपने जो आर्मी है, हमारे जो कॉन्वॉयज हैं, उनको सीधे सीधे दौलत बेग ओल्डी, जिसको सब सेक्टर नॉर्थ कहा जाता है, वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। ये जो आप लाल रंग की लकीर देख रहे हैं, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। अब मजे की बात तो यह है कि पैंगोंग सेक्टर में यहाँ पर 2 लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। एक भारत का परसेप्शन की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है, और एक चीन का परसेप्शन। लेकिन जहां पर ये क्लैश हुआ, वहां पर तो कोई 2 परसेप्शन है ही नहीं, एक ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। और उस इलाके में फिलहाल ये जो कॉन्फ्रंटेशन है भारत और चाइनीज आर्मी की, वो हुई है। ये नीली लकीर जो है, ये गलवान नदी को दिखाती है। ये जो सड़क बनी है, ये शोक नदी के किनारे किनारे है। शोक को कहा जाता है रिवर ऑफ डेथ, यानी कि मौत की नदी। मौत की नदी इस वजह से कहा जाता है क्योंकि कई सदियों पहले जो लद्दाख से ट्रेडर्स थे, जो चीन से ट्रेडर्स थे, वो शिंजियांग जाया करते थे इसी नदी के साथ साथ। और यहाँ पर गर्मियों में खास तौर से पानी का बहाव इतना तेज हो जाता है कि जो भी सड़क किनारे बनती है वो धुल जाती है, उसके ऊपर पानी आ जाता है। और कई सारे जो ट्रेडर्स हैं वो नदी में गिर के मर जाया करते थे। इस वजह से शोक की नदी को रिवर ऑफ डेथ कहा जाता है, मौत की नदी कहा जाता है। बड़ी मुश्किल से भारत ने ये सड़क बनाई, जिसको BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया। आइए अब हम थोड़ा और नज़दीक चलते हैं। तो ये मैंने आपको दिखाई थी DSDBO सड़क, यानी कि दारबुक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड। काफ़ी हद तक फसाद इसी को लेकर है। ये जो नीली लकीर आप देख रहे हैं, ये शोक नदी है, यानी कि रिवर ऑफ डेथ, मौत की नदी, जो कि किनारे किनारे चलती है। सर्दियों में ये नदी जम जाया करती है। तो सर्दियों में जो काफिले निकला करते थे ट्रेडर्स के, वो इस नदी के साथ साथ चले जाया करते थे शिंजियांग की तरफ। गर्मियों में यहाँ पर ट्रैवल करना काफी मुश्किल है। यहाँ पर 2 ITBP के पोस्ट हैं। अब मैं आइए आपको दिखाता हूँ कि चीन की तरफ क्या चल रहा है। ये है पीपल्स लिबरेशन आर्मी। चाइनीज आर्मी को पीपल्स लिबरेशन आर्मी कहा जाता है। उसका ह्यूविशियन बेस, जो उनका मेन बेस है इस इलाके में, वो यहाँ पे है। उस बेस के 2 पोस्ट हैं, चाइनीज पोस्ट 1, चाइनीज पोस्ट 2, जो कि गलवान नदी के साथ साथ हैं। 2016 में चीन ने लगभग इस इलाके तक एक सड़क बना ली थी, जो कि सैटेलाइट पे नजर आ रही है। ये पक्की सड़क है, यानी कि तार बिछी हुई है। उसके आगे कच्चा रास्ता जाता है। तो अप्रैल के एंड में और मई के शुरुआत में क्या हुआ कि इस चाइनीज पोस्ट 1 और चाइनीज पोस्ट 2 से गलवान नदी के साथ साथ जो चाइनीज आर्मी का दस्ता है, वो इस कच्चे रास्ते के चलते 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 यहां पर आ गया। इसको कहते हैं PP14, यानी पेट्रोलिंग पॉइंट 14, जो कि बहुत हद तक गलवान और शोक नदी का जो संगम है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस है, उसके नजदीक है। अमूमन भारत की जो सेना है वो यहाँ पे है, नदी के इस किनारे। यहाँ से हमारे दस्ते निकलते हैं और ये जो रिज लाइन्स हैं, पहाड़ों को रिज लाइन कहा जाता है, वहाँ पे जाके गश्त देते हैं, क्योंकि ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो हमारे जो सैनिक हैं वो निकलते हैं, यहाँ तक आके गश्त करते हैं, यहाँ पे आके यहाँ पे गश्त करते हैं। लेकिन अब क्या हुआ है कि चाइनीज इस नदी के किनारे किनारे आके यहाँ पे डेरा जमा के बस गए। अब उसके काउंटर में इंडिया ने क्या किया, हमने पहले तो हमारे जो यहाँ पे पोस्ट पे अधिक जवान थे उनको आगे भेजा, और साथ ही साथ मिरर डिप्लॉयमेंट किया। मिरर मतलब आईना। तो जितने चीन ने वहाँ पर हथियार बरामद किए, जितने चीन ने वहाँ पे हथियार डिप्लॉय किया, वो चाहे आर्टिलरी हो या इन्फेंट्री हो या मोटार हो, उसी तादाद में भारत ने भी इसी इलाके में, जो मैं आपको इस वक्त नक्शे पे दिखा रहा हूँ, वहाँ पर इंडिया ने अपनी आर्मी डिप्लॉय कर दी। अब जो 6 जून को बातचीत हुई कोर कमांडर्स के बीच में, उसमें यह फैसला हुआ कि डिसएंगेज किया जाएगा, यानी कि चाइनीज आर्मी वापस जाएगी। आइए मैं आपको आखिरी मैप पे लिए चलता हूं। ये रहा। अब कुल मिला के मसला ये है, ये मैंने आपको दिखाया, ये है गलवान नदी, ये यहाँ पे आके शोक नदी से मिली। ये बहुत अहम जगह है, पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस इन दोनों के बीच में। और यहाँ पे है पेट्रोल पॉइंट 14। तो ऐसा नहीं है कि चाइनीज आर्मी हिंदुस्तान की सरजमीन पे आ गई है, ऐसा नहीं है, इसको आपको नहीं समझना है। लेकिन जो बॉर्डर का इलाका है, वहां पर उसने बहुत बड़ी तादाद में अपने हथियार, अपनी सेना को
इकट्ठा कर दिया है, जमा कर दिया। उससे हमें परेशानी क्यों है? परेशानी इस वजह से है कि हमारे जो ये सड़क है, आपको अगर याद होगा हम लोगों की करगिल की जो रिपोर्टिंग हुआ करती थी, उस पे करगिल और द्रास के शहर के ऊपर जो नेशनल हाईवे था उसके ठीक ऊपर चोटी पर चीन ने अपनी आर्टिलरी बिछा रखी थी। उससे क्या होता है कि जैसे ही भारत का कोई कॉन्वॉय या काफिला सेना का निकलता था, या वो पत्रकारों का हो या आर्मी का हो, तो पाकिस्तानी आर्मी उस पर टारगेट किया करती थी, क्योंकि आपको आती हुई दिखती है गाड़ी तो उस पर आप हमला कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर ये जो हमारी DSDBO रोड है इस पर चाइनीज आर्मी हमला करने लग जाए, क्योंकि अगर आप पहाड़ पे बैठे हैं, फौज में समझिए, अगर आप पहाड़ पे बैठे हैं तो आप मजबूत हैं, अगर आप नीचे बैठे हैं तो आपको खतरा है, क्योंकि ऊपर से आप पर गोली आ सकती है, गोला आ सकता है, ये प्रॉब्लम है। तो अगर आप पहाड़ पे बैठे हैं तो उसमें आपको एडवांटेज मिलता है, और अगर आप इन रिज लाइंस को डोमिनेट कर लेते हैं, जो कि अगर चाइनीज आर्मी यहाँ पे आके बैठ जाती है तो वो ये DSDBO रोड को डोमिनेट कर लेती है। हालांकि सब सेक्टर नॉर्थ, जो कि मैंने आपको आगे दिखाया था, एक बार मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये दौलत बेग ओल्डी की दिशा में हम लोग एक सड़क और बना रहे हैं, लेकिन इसी सड़क को बनाते बनाते करीब 2 दशक लग गए, तो उसको बनाने में तो अभी बहुत टाइम लगेगा। इसलिए ये सड़क बहुत ही स्ट्रेटेजिक रोड है। कुल मिला के 61 स्ट्रेटेजिक रोड्स को इस वक्त हिंदुस्तान बना रहा है BRO के जरिए, और करीब 11,000 जो श्रमिक हैं उनको झारखंड से स्पेशल ट्रेन में लद्दाख सेक्टर की तरफ, उत्तराखंड सेक्टर की तरफ भेजा गया है। चाइना ने क्या किया कि पिछले करीब 2 दशक में बॉर्डर रोड्स को बहुत डेवलप किया, एडवांस किया। जैसे मैंने आपको दिखाया, ये आप सड़क देखिए, ये चाइनीज ने 2016 में ही कंप्लीट कर ली थी, तो उनकी ये पक्की रोड है। अब उनको तकलीफ क्या है कि जब हिंदुस्तान ये सड़क बनाता है तो कह रहे हैं कि सड़क क्यों बनाओगे आप, जबकि हिंदुस्तान कहता है अरे भाई ये तो हमारी जमीन है, आप अपनी तरफ क्या करते हो वो आपकी प्रॉब्लम, हम अपनी तरफ क्या करते हैं वो हमारी मर्जी। तो चाइनीज जो अधिकारी हैं, जो उनका मिलिट्री है, वो कहता नहीं हम आपको सड़क बनाने देंगे। अब भारत ने बड़ा ही क्लियर पोजीशन लिया है कि चीन जितना भी डराए धमकाए, हम अपनी सड़क तो बनाएंगे ही। अब हाल में इस इलाके में तकलीफ क्यों हो रही थी, क्योंकि ये जो सड़क है ये नदी के इस किनारे है, और यहाँ से अगर आपको जाना हो, हालांकि मैप पे तो बहुत छोटा दिख रहा है, लेकिन जमीन पर ये काफी लंबा रास्ता है, इसको तय करने में काफी दिक्कत होती थी। तो इस गर्मी में हमने इस इलाके से एक सड़क बनाना स्टार्ट किया, ताकि हम भी ये पेट्रोल पॉइंट 14 तक एक सड़क बन जाए। चाइनीज उस पर ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, क्या है हम आपको यहाँ पे सड़क बनाने नहीं देंगे। तो अब जो हमारे पास खबर आ रही है वो ये कि जब चाइनीज आर्मी डिसएंगेज कर रही थी, यानी कि जब वापस जाने की तैयारी कर रही थी, तब एक कमांडिंग ऑफिसर कर्नल, जो कि भारतीय सेना का बहुत एक वरिष्ठ अधिकारी होता है, और उनके पलटन के 2 जवान, उनकी मौत हुई इस इलाके में गलवान फ्लैश पॉइंट 14। और हमने जो कोशिश की पिछले कुछ मिनटों में वो ये समझाने की कि दरअसल चाइना की प्रॉब्लम क्या है, भारत की मांग क्या है। भारत ये चाहता है कि चीन वापस चले जाए। मैं आपको मैप पे वापस लेके जाता हूं कि भाई आप यहां से आए, चाइनीज पोस्ट 1, चाइनीज पोस्ट 2, आप वापस जाइए। ये जो आप आगे आके जम गए हैं ये हमें मंजूर नहीं है, आपको वापस जाना है, आपको डिसएंगेज करना है। अब नियंत्रण रेखा जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसमें फर्क यह है कि नियंत्रण रेखा एकदम मार्क्ड आउट है मैप पे। दोनों देशों की सेनाओं ने, सरकारों ने तय किया है कि एग्जैक्टली लाइन ऑफ कंट्रोल कहां से जाती है, मैप पे साइन हुए तो आपको एग्जैक्टली मालूम है। अब ये जो लाइन है ये किसी नक्शे पे नहीं है जिसको दोनों आर्मीज ने माना हो, इस वजह से थोड़ी कंफ्यूजन रहती है कि LAC कहां से निकलती है। इसी का फायदा उठा के चाइनीज यहां पे आ गए हैं। अब पहले भी कई मर्तबा हर साल लगभग, खासतौर से जब बर्फ पिघलती है और गश्त एक बार फिर से शुरू होती है, तो चाइनीज आर्मी और हिंदुस्तानी आर्मी के बीच में पेट्रोलिंग के दौरान कुछ ना कुछ भिड़ंत तो होती रहती है। लेकिन इस दफा फर्क यह है कि सिक्किम के नाकुला से लेके, ला होता है पास, माउंटेन का पास जिस पे सड़क गाड़ी निकलती है, तो सिक्किम के नाकुला से लेके ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर पर अलग अलग जगहों पे, कम से कम 5 जगहों पे फ्लैश पॉइंट क्रिएट हो गया है। चाइनीज और इंडियन आर्मी एकदम आमने सामने, और ऐसा कहा जा रहा है कि ये काम कोई लोकल चाइनीज मिलिट्री कमांडर नहीं कर सकता। ये काम केवल तभी हो सकता है अगर जो PLA है, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के चीफ यानी कि शी जिनपिंग को डायरेक्टली रिपोर्ट करती है, अगर उन्हीं की हरी झंडी मिली हो तभी ये हो सकता है। और एक तरफ ये प्रधानमंत्री मोदी के साथ झूले झूल रहे थे, मल्लापुरम में मंदिरों के इर्द गिर्द सैर सपाटा कर रहे थे, उनके दर्शन कर रहे थे, और यहाँ पे चाइनीज आर्मी बदमाशी करी जिसका इंडियन आर्मी जवाब देने की कोशिश कर रही है।